5 साल पहले दुबई के इटलैंड्स दी पाम में एक कमरा बुक करवाने के लिए न सिर्फ भारी रकम खर्च करना पड़ती थी, बल्कि कई कई माह तक इंतजार भी करना पड़ता था। आज दुनिया के सबसे मशहूर होटलों में से एक में सिर्फ चंद क्लिक्स के जरिए बुकिंग हो जाती है, और वो भी ऐसी कीमत पर जो कभी नाकाबिले यकीन महसूस होती थी। दुबई के उस मशहूर तरीन मुकाम पर कुछ बदल रहा है, मगर हैरत की बात यह है कि उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जो शहर और जो इमारतें कभी कामयाबी की अलामत समझी जाती थीं, आज उनकी चमक में ऐसी दरारें आ चुकी हैं जो सयाहती ब्रोशर्स में कभी दिखाई नहीं देते। ये सिर्फ एक होटल की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे शहर की कहानी है जिसने खुद को मुस्तकबिल की पहचान बनाकर दुनिया के सामने पेश किया, और आज वही शहर अपने ही माजी के साये से मुकाबला कर रहा है। सन 2008 में जब अटलांटिस दी पाम जमीरा के आखिरी किनारे पर खोला गया, तो ये सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था। खला से नज़र आने वाले खजूर के दरख्त की शक्ल के मसनूई जजीरे पर तामीर होने वाला ये आज शाहकार दुनिया को ये पैगाम दे रहा था कि दुबई एक आम शहर नहीं, यहाँ फितरत की हदूद, मईशत के उसूल और आम सोच की पाबंदियाँ कोई मानी नहीं रखते। यहाँ समंदर के बीच एक शहर बसाया जा सकता है, उसमें दुनिया के बड़े वाटर पार्क्स बनाए जा सकते हैं, आलमी शोहरत याफ्ता रेस्तोरां कायम किए जा सकते हैं, और समंदर के नीचे ऐसे लग्जरीज तामीर किए जा सकते हैं जिनकी एक रात की कीमत आम इंसान की कई माह की तनख्वाह से भी ज़्यादा हो। और हैरत की बात यह है कि लोग फिर भी वहाँ जाने के लिए बेताब रहेंगे, और ऐसा ही हुआ। दुनिया भर से सयाहों का ऐसा हुजूम आया कि कई बरसों तक इटलैंड्स दी पाम दुबई की बेमिसाल कामयाबी की अलामत बन गया। ये सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि इस ख्वाब की निशानी था जिसमें यकीन किया जाता था कि अगर इरादा मजबूत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बनाया जा सकता है। लेकिन हर अलामत की एक उम्र होती है, और गुज़श्ता चंद बरसों में इटलैंड्स के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक होटल की कहानी नहीं, ये इस लम्हे की कहानी है जब ख्वाब पुराना होने लगता है, जब नई चीज़ की कशिश ख़त्म होने लगती है, और जब वो शहर जो खुद को मुस्तकबिल की तस्वीर बनाकर पेश करता था, आज बदलती हुई हकीकत के सामने खड़ा नज़र आता है। आज हकीकत यह है कि दुबई की लग्जरी होटल इंडस्ट्री इस दबाव का सामना कर रही है जिसका तसव्वुर भी उसके उरूज के ज़माने में नहीं किया जा सकता था। जो मेहमान कभी बगैर किसी हिचकचाहट के महंगे तरीन कमरों की बुकिंग करा लेते थे, आज वो हर खर्च का हिसाब लगा रहे हैं। और अटलांटिस दी पाम जैसा होटल जो कभी लग्जरी की दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में शुमार होता था, अब इस दबाव को महसूस कर रहा है जो इस दर्जे के होटल को शायद कभी महसूस नहीं होना चाहिए था। ये सब क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सिर्फ सन 2008 तक नहीं, बल्कि इस सोच तक वापस जाना होगा जिसने अटलांटिस जैसे मंसूबे को हकीकत बनाया। 2000 की दिहाई के आगाज़ में दुबई अपनी मुआशी तारीख के सबसे जुरातमंदाना तजुर्बात में से एक कर रहा था। महदूद तेल के ज़खायर रखने के बावजूद उसने अपना मुस्तकबिल सियाहत, रियल एस्टेट और मालियाती खिदमात पर तामीर करने का फ़ैसला किया। मंसूबा ये था कि दुनिया में एक ऐसी मंजिल बनाई जाए जिसकी कोई मिसाल मौजूद न हो, ऐसी जगह जो अपनी शान व शौकत और इनफरादियत की वजह से हर इंसान को अपनी तरफ खींच ले। कुछ ही बरसों में ये हिकमत अमली तवक्कुआत से भी ज़्यादा कामयाब साबित हुई। अटलांटिस दी पाम उसी मंसूबे का ताज था। कर्जनर ख़ानदान, जिसने उससे पहले बहामास में उसी तर्ज का रिजोर्ट तामीर किया था, वही तसव्वुर दुबई ले आया, मगर यहाँ उसे कई गुना ज़्यादा शानदार और परतीश शक्ल दे दी गई। यहाँ 1500 से ज़ायद कमरे, दुनिया के बड़े वाटर पार्क्स में शुमार होने वाला एक्वा वेंचर, लास्ट चैम्बर्स एक्वेरियम, आलमी शोहरत याफ्ता रेस्तोरां नजी साहिल और मशहूर रायल बज स्वीट मौजूद था, जहाँ ज़ाती सिनेमा, ज़ाती बटलर और ऐसी आसाइशें फराहम की गई थीं जिन्होंने उसे दुनिया के महंगे तरीन होटल स्वीट्स में शामिल कर दिया। 2010 की दिहाई में एक ख़ास तबके के मुसाफिरों के लिए अटलांटिस सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि एक ख्वाब था। लोग यहाँ सिर्फ रहने नहीं आते थे, बल्कि उस एहसास के लिए आते थे कि वो दुनिया की किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो मुस्तकबिल की झलक पेश करती है। यहाँ ली गई तस्वीर सिर्फ यादगार नहीं होते, बल्कि एक समाजी हैसियत की अलामत बन जाती थीं। और यही वो मुकाम है जहाँ उस कहानी की पहली दरार पैदा होती है, क्योंकि अटलांटिस की असल कशिश उसके कमरे, उसके रेस्तोरां या उसकी सहूलियात नहीं थीं, बल्कि वो एहसास था जो ये अपने मेहमानों को देता था। एक ऐसा एहसास कि वो किसी ऐसी दुनिया में दाखिल हो गए हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी। लेकिन हर एहसास की एक उम्र होती है। होटल ख़राब नहीं हुआ, दुनिया उसकी आदी हो गई। 2010 की दिहाई के वस्त तक पाम जमीरा अब कोई हैरान कर देने वाला तसव्वुर नहीं रहा था। ये गूगल मैप्स पर आ चुका था। दुनिया भर के ट्रैवल इन्फ्लुएंसर यहाँ से तस्वीर और वीडियोज शेयर कर चुके थे। ज़ेरे आप स्वेट्स की हज़ारों तस्वीर इंटरनेट पर मौजूद थीं, और एक्वा वेंचर वाटर पार्क यूट्यूब की सैकड़ों वीडियोज़ में दिखाया जा चुका था। जो चीज़ कभी एक नाकाबिल यकीन तजुर्बा महसूस होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता आम होती गई। तमाशा अब सिर्फ एक और सोशल मीडिया पोस्ट बन चुका था,
اور سوشل میڈیا کی دنیا میں ہر نئی چیز کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے۔ جو منظر 2009 میں لوگوں کو حیران کر دیتا تھا، وہی منظر 2017 تک صرف ایک اور مشہور سیاحتی مقام بن کر رہ گیا۔ اور جب کوئی جگہ معمول بن جائے تو پھر اسے پہلے سے کہیں زیادہ سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہیں سے دوسری دراڑ پیدا ہوئی، اور یہ پہلی سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ لگژری ہوٹل انڈسٹری میں مقابلہ صرف بہتر سروس دینے سے نہیں جیتا جاتا، بلکہ اکثر قیمتیں کم کر کے خصوصی پیکجز متعارف کروا کر اور ایسی سہولتیں دے کر جیتنے کی کوشش کی جاتی ہے جو پہلے کبھی ضروری نہیں سمجھی جاتے ہیں۔ اٹلانٹس نے بھی یہی راستہ اختیار کیا۔ آج اس کی ویب سائٹ اور پروموشنز پر نظر ڈالیں تو ہر طرف آل انکلوسیو پیکجز، فلیش سیلز، ڈائننگ اور واٹر پارک کے ساتھ بنڈل آفرز نظر آتی ہیں۔ یہ وہ حکمت عملی نہیں جو اپنی مقبولیت کے عروج پر موجود کوئی ہوٹل اختیار کرتا ہے، بلکہ یہ اس حقیقت کا اعتراف ہوتی ہے کہ مارکیٹ پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن قیمتوں کا دباؤ اس پوری کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ وہ مہمان گئے کہاں؟ انہوں نے سفر کرنا بند نہیں کیا، انہوں نے پیسہ خرچ کرنا بھی بند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی منزلیں بدل لیں۔ اٹلانٹس کے عروج کے بعد دبئی میں لگژری ہوٹلوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ برج العرب ہمیشہ اپنی الگ شناخت رکھتا تھا، مگر اس کے بعد پام جمیرہ پر والڈورف آسٹوریا، مختلف ایڈریس ہوٹلز اور ساحلی علاقوں میں بننے والی نئی لگژری پراپرٹیز نے پورا منظرنامہ بدل دیا۔ اب وہ سیاح جس کے پاس پہلے صرف ایک نمایاں انتخاب ہوتا تھا، اچانک درجنوں بہترین آپشنز رکھنے لگا۔ ان نئے ہوٹلوں کی سب سے بڑی طاقت ان کا سائز نہیں، بلکہ ان کا ماحول تھا۔ وہ زیادہ نجی، زیادہ پرسکون اور زیادہ پرتعیش تجربہ فراہم کرتے تھے۔ چھوٹی لابیاں، کم مہمان، خاموش سوئمنگ پول اور ذاتی نوعیت کی سروس وہ چیزیں تھیں جن کا مقابلہ 1500 کمروں اور ایک بڑے واٹر پارک پر مشتمل ریزورٹ کے لیے کرنا آسان نہیں تھا۔ صرف دبئی کے اندر ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا میں مقابلہ بدل چکا تھا۔ وہ بین الاقوامی سیاح جو کبھی ایک ہفتے کی چھٹیوں پر $3,000 یا $4,000 خرچ کرنے کے لیے دبئی آتے تھے، اب انہیں محسوس ہونے لگا کہ تھائی لینڈ کی لگژری ریزورٹس پہلے سے کہیں بہتر ہو چکی ہیں، مالدیو پہلے سے زیادہ آسانی سے قابل رسائی ہے، جبکہ یونان میں نجی سوئمنگ پول والے ولاز ایسی قیمتوں پر دستیاب ہیں جو دبئی کی کئی معروف پراپرٹیز سے کم ہیں۔ اب مقابلہ صرف دبئی کے اندر نہیں رہا تھا، بلکہ پوری دنیا ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی تھی، اور یہی وہ تبدیلی تھی جس نے اٹلانٹس جیسے بڑے ناموں کو بھی دباؤ میں لا کھڑا کیا۔ یہیں سے اٹلانٹس دی پام کی کہانی دبئی کی بڑی کہانی سے جڑ جاتی ہے۔ سیاحت کی صنعت سے وابستہ لوگ اب کھل کر اس حقیقت پر بات کرنے لگے ہیں کہ دبئی کی کامیابی صرف اس کی عمارتوں یا لگژری ہوٹلوں کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس لیے تھی کہ یہاں خرچ کیے گئے پیسے کے بدلے میں لوگوں کو ایک غیر معمولی تجربہ ملتا تھا۔ کبھی دبئی لندن سے سستا محسوس ہوتا تھا، دنیا کے بیشتر بڑے شہروں سے زیادہ جدید دکھائی دیتا تھا، اور جنوب مشرقی ایشیا کے کئی لگژری ریزورٹس کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا۔ یہی امتزاج 2 دہائیوں تک اس کی حیرت انگیز ترقی کی بنیاد بنا، لیکن اب یہ توازن بدل چکا ہے۔ جو قیمت کبھی ایک بہترین سودا محسوس ہوتی تھی، وہ آہستہ آہستہ اپنی کشش کھو رہی ہے۔ دبئی میں رہائش کی قیمتیں تقریباً ہر شعبے میں تیزی سے بڑھ چکی ہیں۔ پام جمیرہ کے قریب ایک اپارٹمنٹ کا کرایہ اب وسطی لندن کے کئی علاقوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اٹلانٹس جیسے ہوٹلوں میں کھانے پینے کی قیمتیں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ اچھا خاصا خوشحال مسافر بھی آرڈر دینے سے پہلے 2 مرتبہ سوچتا ہے۔ اس کے ساتھ ریزورٹ فیس، سروس چارجز، ایئرپورٹ سے ٹرانسفر کے اخراجات اور مختلف ممالک سے آنے والے سیاحوں کے لیے کرنسی ایکسچینج کا نقصان، یہ سب مل کر ایک ایسی مجموعی لاگت پیدا کرتے ہیں جو چند سال پہلے موجود ہی نہیں تھی۔ اسی لیے آج کا مسافر پہلے سے کہیں زیادہ حساب کتاب کرتا ہے۔ وہ صرف ہوٹل کی خوبصورتی نہیں دیکھتا، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے خرچ کے بدلے اسے کیا مل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹریول فورمز، آن لائن ریویوز، سوشل میڈیا کے کمنٹس میں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ کبھی لوگ دبئی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، لیکن آج اکثر ایک ہی سوال پوچھتے ہیں: کیا یہ واقعی اتنے پیسے خرچ کرنے کے قابل ہے؟ یہ سوال کسی بھی سیاحتی مقام کے لیے سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جب لوگ یہ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منزل کی کشش پہلے جیسی نہیں رہی۔ لیکن کہانی کی تیسری اور شاید سب سے اہم دراڑ صرف قیمتوں یا مقابلے کی نہیں، بلکہ لوگوں کی بدلتی ہوئی سوچ کی ہے۔ اٹلانٹس دی پام ایک خاص خواب کو سامنے رکھ کر بنایا گیا تھا، ایسا خواب جس میں ہر چیز پہلے سے بڑی، پہلے سے مہنگی اور پہلے سے زیادہ شاندار ہو۔ اونچی عمارتیں، وسیع واٹر پارکس، سمندر میں تیرتی مچھلیوں کے ساتھ شیشے کے پیچھے بنے سوائٹس، مشہور شیفز کے ریستوران اور ہر چیز کا غیر معمولی پیمانہ، یہ سب ایک ہی پیغام دیتے تھے کہ دبئی میں حد نام کی کوئی چیز نہیں۔ 2000 کی دہائی اور اس کے بعد کے ابتدائی برسوں میں یہی سوچ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اس وقت جتنی بڑی، جتنی مہنگی اور جتنی پرتعیش چیز ہوتی،
इतनी ही ज़्यादा मुतासिर कुन समझी जाती थी। सिर्फ एक देवकामत लाबी में खड़े होकर तस्वीर खिंचवाना भी कामयाबी की अलामत समझा जाता था। लेकिन वक्त के साथ दुनिया की तरजीहात बदल गईं। आज वो लोग जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं और सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, उनकी दिलचस्पी सिर्फ बड़े मंसूबों में नहीं रही। वो अब ऐसी जगहें तलाश करते हैं जो ज़्यादा नजी हों, ज़्यादा पुरसुकून हों और जहां हर चीज़ मसनूई नुमाइश के बजाय कुदरती और हकीकी महसूस हो। आज दुनिया की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लग्जरी मंजिलें वो नहीं जहां सब कुछ सबसे बड़ा हो, बल्कि वो हैं जो मुनफरिद, महदूद और ख़ास हों। छोटे निजी जजीरे, दूरदराज विलास, बूतिक होटल्स और ऐसे तजुर्बात जिन्हें हर कोई आसानी से हासिल ना कर सके, अब ज़्यादा कीमती समझे जाते हैं। अटलांटिस दी पाम एक ऐसी दुनिया के लिए बनाया गया था जहां सिर्फ साइज ही कामयाबी की पहचान था। वो दुनिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन पहले जैसी भी नहीं रही। और इसीलिए इतने बड़े रिजॉर्ट के लिए खुद को इस नई सोच के मुताबिक ढालना आसान नहीं। आज अगर कोई शख्स अटलांटिस के साहिल पर खड़ा होकर इस इमारत को देखे तो वो अब भी बेहद शानदार दिखाई देती है। इसकी तामीर आज भी हैरान करती है। वाटर पार्क अब भी चल रहा है, एक्वेरियम आज भी मौजूद है और सहूलतों में भी कोई बड़ी कमी नहीं आई। लेकिन वो एहसास जो कभी इस जगह को दुनिया की बाकी तमाम मंजिलों से मुख्तलिफ बनाता था, अब पहले जैसा नहीं रहा। असल तब्दीली इमारत में नहीं आई बल्कि लोगों के जहनों में आई है। और यही वो तब्दीली है जिसने अटलांटिस की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी आजमाइश बना दिया। इंतज़ामिया भी उस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ थी और उसीलिए उसका जवाब अटलांटिस दी रायल की सूरत में सामने आया। सन 2023 के आगाज़ में खुलने वाला ये नया रिजॉर्ट सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि एक नई सनसनी पैदा करने की कोशिश था। इफ्तिताही तकरीब को इस अंदाज में पेश किया गया कि पूरी दुनिया की नज़रें एक बार फिर दुबई पर जम जाएं। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा बेवंसे ने इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म किया। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर और वीडियोज़ छा गईं और कमरों की कीमतें इस तरह मुकर्रर की गईं जैसे मकसद सिर्फ बुकिंग हासिल करना नहीं बल्कि एक और आलमी रिकॉर्ड कायम करना हो। चंद हफ्तों तक हर तरफ इसी होटल का चर्चा रहा। इन्फेंटी पूल की तस्वीर, लग्जरी स्वीट्स की वीडियोज़ और शानदार आर्किटेक्चर सोशल मीडिया पर मुसलसल नज़र आते रहे। लेकिन फिर वही हुआ जो आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में अक्सर होता है। कुछ ही महीनों बाद गुफ्तगू का रुख बदल गया, बढ़ गए और अटलांटिस दी रायल भी दुबई के दूसरे लग्जरी होटलों की तरह सिर्फ एक और बेहतरीन रिजॉर्ट बनकर रह गया। असल मसला ये नहीं कि अटलांटिस शानदार चीज़ें बनाना नहीं जानता। मसला ये है कि दुबई में अब शानदार चीज़ें आम हो चुकी हैं। गुज़श्ता 30 बरसों में उस शहर ने मुसलसल ऐसी इमारतें, ऐसे मंसूबे और ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जिन्हें दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जब हर नई इमारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची या सबसे महंगी कहने लगे तो फिर हैरत आहिस्ता आहिस्ता अपनी अहमियत खो देती है। जब हर चीज़ गैर मामूली हो तो आखिरकार कोई भी चीज़ गैर मामूली महसूस नहीं होती। यही वो हकीकत है जो अटलांटिस दी पाम की कहानी हमें दुबई के बारे में समझाती है। दुबई ने अपनी आलमी शनाख्त इस बुनियाद पर कायम की कि यहाँ हर चीज़ सबसे मुनफरिद, सबसे जदीद, सबसे बुलंद और सबसे ज़्यादा परतईश है। कई बरसों तक यही हिकमत अमली हैरत अंगेज़ हद तक कामयाब रही। लेकिन जो ब्रांड सिर्फ सबसे होने पर खड़ा हो, एक वक्त ऐसा भी आता है जब उसके पास आगे बढ़ने की जगह कम पड़ जाती है। आप हमेशा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं बना सकते, हमेशा सबसे बड़ा जजीरा नहीं बना सकते, हमेशा सबसे महंगा होटल नहीं बना सकते, क्योंकि या तो कोई दूसरा आपसे भी बड़ा मंसूबा बना देता है या फिर लोग इन चीज़ों से मुतासिर होना छोड़ देते हैं। दुनिया के वो शहर जो दहाइयों बल्कि सदियों तक अपनी बड़ी अमार करार रखते हैं, बल्कि एक ऐसी शनाख्त होती है जिसे नकल नहीं किया जा सकता। रोम को आज भी दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचने के लिए नया कोलोसियम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योटो को अपने होटल भरने के लिए हर साल कोई नया आलमी रिकॉर्ड कायम नहीं करना पड़ता। इन शहरों की असल ताकत उनकी तारीख, सकाफत और वो मुनफरिद शनाख्त है जिसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इश्तिहार या अरबों डॉलर खर्च करके तख्लीक नहीं किया जा सकता। अटलांटिस दी पाम और किसी हद तक खुद दुबई भी आज उसी हकीकत का सामना कर रहे हैं। एक ऐसा मॉडल जो मंसूबों पर कायम रहा, लेकिन नई चीज़ हमेशा नई नहीं रहती। इसीलिए आज जो मुसाफिर दूसरी मंजिलों का इंतखाब कर रहे हैं वो कोई जज्बाती या गैर मंतकी फ़ैसला नहीं कर रहे, बल्कि बदलती हुई दुनिया के मुताबिक एक मंतकी इंतखाब कर रहे हैं। वो शहर जो कभी हैरत और बेहतरीन कदर का मुनफरिद इम्तजाज पेश करता था, आज पहले से कहीं ज़्यादा महंगा हो चुका है, जबकि उसके मुकाबले में दुनिया में बेशुमार ऐसी मंजिलें मौजूद हैं जो कम कीमत में ज़्यादा मुनफरिद और ज़्यादा यादगार तजुर्बा फराहम कर रही हैं। दुबई आज एक ऐसे मरहले पर खड़ा है जहां वो न पहले जैसा नया महसूस होता है, न पहले जैसा सस्ता और न ही इतना मुनफरिद जितना कभी हुआ करता था।
उसका ये मतलब हरगज़ नहीं कि इस अटलांटिस दी पाम बंद होने जा रहा है। ऐसा होने का इम्कान न होने के बराबर है। ये एक बहुत बड़ा रिज़ॉर्ट है जिसके पास आमदनी के कई मुख्तलिफ ज़राया मौजूद हैं, मजबूत कॉरपोरेट निज़ाम है और एक ऐसा आलमी ब्रांड है जिसे बनाने में दहाइयाँ लगी हैं। ऐसे नाम एक दिन में ख़त्म नहीं होते। लेकिन हकीकत ये भी है कि सफ़र का अंदाज़ बदल चुका है। वो होटल जहाँ कभी एक कमरा हासिल करने के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ता था, आज अपनी बुकिंग बरकरार रखने के लिए प्रोमोशंस, खुसूसी ऑफर्स और रियायती पैकेजेस का सहारा ले रहा है। वो शहर जो कभी हर इस शख्स को अपनी तरफ खींच लेता था, जो मुस्तकबिल को अपनी आंखों से देखना चाहता था, आज उसे अपनी कशिश बरकरार रखने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है। और ये काम हर गुज़रते साल के साथ मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, मुकाबला सख्त होता जा रहा है और वो ख्वाब जिसे दुबई ने बरसों तक दुनिया के सामने बेचा, वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता पुराना होता जा रहा है। यही है अटलांटिस दी पाम के उरूज और तब्दीली की असल कहानी। ये किसी अचानक धमाके, किसी बड़े स्कैंडल या एक ही दिन में होने वाली नाकामी की दास्तान नहीं, बल्कि ये एक खामोश तब्दीली की कहानी है। ऐसी तब्दीली जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती है, लेकिन इस के असरात कहीं ज़्यादा गहरे होते हैं। ये इस वक्त की कहानी है जब कोई शहर अपनी पूरी शनाख्त इस ख्याल पर तामीर करता है कि मुस्तकबिल हमेशा पहले से ज़्यादा शानदार होगा, मगर फिर एक दिन वो मुस्तकबिल आ जाता है और वो भी दुनिया के बाकी शहरों की तरह एक मामूल की हकीकत बन जाता है। शायद यही हर उस शहर का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है जो अपनी पहचान सिर्फ नई इमारतों, आलमी रिकॉर्ड्स और हैरत अंगेज़ मनसूबों पर कायम करता है, क्योंकि हैरत हमेशा कायम नहीं रहती, लेकिन असल शनाख्त कायम रहती है। और यही सवाल आज दुबई के सामने भी खड़ा है। क्या वो आने वाले बरसों में सिर्फ एक और महंगा सियाहती शहर बनकर रह जाएगा, या फिर वो अपनी शनाख्त को एक बार फिर नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश कर सकेगा? इस सवाल का जवाब आने वाले बरसों में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, अटलांटिस दी पाम की कहानी सिर्फ एक होटल की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे शहर की कहानी है जो अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी हैरान कर देने की सलाहियत को हमेशा के लिए बरकरार नहीं रख सका। अगर आप भी दुनिया के उन शहरों की हकीकत जानना चाहते हैं जिन पीछे छुपी कहानियां सरखियों से कहीं ज़्यादा दिलचस्प और पेचीदा हैं, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसे शहर का जायज़ा लेंगे जो शायद दुबई से भी ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है और जिसके आदाद व शुमार को नज़रअंदाज करना अब मुमकिन नहीं रहा।